मैं मेजर यशमोर हूँ, ठीक है, और कुछ दिन पहले ही आर्मी से रिटायर हुआ हूँ 36 इयर्स की सर्विस के बाद। और अभी यहाँ सेकेंड इनिंग्स के लिए गुड़गांव में आ गए और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइफ एकदम चेंज हो गई है फ्रॉम यूनिफॉर्म टू बैक टू बीइंग ए नॉर्मल सिटीज़न ऑफ द कंट्री। तो अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड लाइफ। देखो, मेरा जन्म हुआ गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम है बास, ठीक है, बहुत बड़ा गांव है, हरियाणा के बड़े गांव में से एक आता है। और बहुत साधारण परिवार था हमारा, या तो खेती करते थे या फ़ौज में थे। फादर मेरे फ़ौज में सिपाही थे जब मैं पैदा हुआ, तो काफ़ी साल गांव में रहे हम। लेकिन फिर फादर को ये था कि नहीं, अभी बच्चे गांव से बाहर लेके जाने हैं, और हम तो ठीक है सिपाही से सूबेदार बन जाएंगे, सूबेदार मेजर, लेकिन बच्चों को जो है ऑफिसर बनाना है। तो ये उनकी बहुत दिली तमन्ना थी, उनकी अभिलाषा थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो मुझे जो है कुछ साल में अपने साथ ले गए। फिर थोड़ी मेरी स्कूलिंग बाहर की रही। उसके बाद उन्होंने मुझे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू है, और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है बेंगलोर में। तो बहुत अच्छा स्कूल है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे स्कूल का है। स्कूल में खेलना कूदना, ड्रामेटिक्स, लाइब्रेरी, एलोक्यूशंस, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स। इनफैक्ट हमारा मोटो होता था प्ले द गेम, बहुत साल तक हमारे स्कूल में। तो बहुत स्पोर्ट्स किया हमने, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। और बेंगलोर जैसे शहर में रहे तो बहुत घूमना फिरना भी हुआ, बहुत पिक्चरें देखी और बहुत बंक किया स्कूल से, जो है ना। तो कई बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही स्कूल की। पढ़ाई लिखाई पे कम जोर था, इन चीज़ों में ज़्यादा जोर था जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थी, जिसका लाइफ में बड़ा फिर असर हुआ। फिर स्कूल में अच्छा रहा, बड़ा मेरा एवरेज सा रहा पढ़ाई को देख के तो, लेकिन लीडरशिप स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स का मुझे बहुत शौक़ हो गया। मैं स्कूल में मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ हो गया, मुझे BBC रेडियो सुनने का शौक़ स्कूल में हो गया, और बहुत पढ़ने का शौक़ हुआ। मतलब स्कूल के कुछ सालों में, जब तक मैं पास आउट हुआ स्कूल से 12th में, 5वीं में ज्वाइन किया था स्कूल, तो मैंने प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी, टैगोर, ठीक है, और क्या कहते हैं, सादत हसन मंटो, साहिर लुधियानवी और रामधारी सिंह दिनकर, जो उस टाइम पे हमारे हिंदी के विख्यात साहित्यकार थे, सब मैंने पढ़ा। और फिर इंग्लिश का भी मुझे शौक़ हुआ, तो इंग्लिश के भी जो बड़े बड़े राइटर्स थे, जो किताबें थी, वो सब की सब मैंने जो है स्कूल में पढ़ डाली, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत बहुत चेंज किया बुक्स में। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि अगर पढ़ोगे नहीं तो मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है, अगर आप पढ़ाई लिखाई की तरफ जोर नहीं है तो ये ऐसे पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हुई। तो फिर मुझे था कि यस, अभी मैं रेडी हूँ। तो NDA तो नहीं मैं ज्वाइन कर पाया, लेकिन CDS के थ्रू मैंने जो है ज्वाइन किया। कुछ महीने मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई में रहा, और फिर मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंच गया जनवरी 1984 में, फर्स्ट चांस में। सब कुछ मैंने फर्स्ट चांस में क्लियर किया, सारे इंटरव्यू। मैंने लाइफ में कभी किसी इंटरव्यू में मैं जो है मुझे रिजेक्शन नहीं हुई, क्योंकि मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया था इतना सब करके कि इंटरव्यू मीन्स किसी भी कहीं का भी हो। उसके बाद भी इंटरव्यू दिए, फ़ौज में भी कई जगह। तो उसका जो मेरा पीरियड था ना ऑफिसर बनने के बाद, वो बहुत एक्साइटिंग था। कमीशन जब हुआ, मैं इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन यूनिट में मैं ऑफिसर बन के आया, फर्स्ट गार्ड सेकंड पंजाब। तकरीबन 250 साल पुरानी यूनिट है, और मेरठ में रहा मैं पहले शुरू के 2 साल। उसमें स्पोर्ट्स पे बहुत जोर रहा, बहुत स्पोर्ट्स पे जोर रहा।
फिर हम हमारी बदली हो गई यूनिट की, हम पहुंच गए कश्मीर। यहाँ पे एक ज़िंदगी का एकदम नई लाइफ देखने को मिली। हम फील्ड एरिया में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल जो कहते हैं ना, 10 गज 20 गज पे पाकिस्तानी पोस्ट थी। और ऐसे टाइम पे गए हम जबकि काफ़ी टेंशन थी, फायरिंग होती थी और एक टेंशन का माहौल था। वहाँ 3 साल रहे। वहाँ पर ऐसा यंग ऑफिसर जो है ना, एक्सपीरियंस मिला एक अपने दुश्मन देश की फ़ौज के सामने किस तरह डट के रहना है, किस तरीके से काम करना है, छोटी छोटी टुकड़ियों में कैसे काम करना है। और वो एरिया जो है उसकी बड़ा अपना इतिहास है पुंछ का, हमारे देश के साथ जैसे जुड़ा हुआ है। तो पुंछ राजौरी क्या है, ये पीर पंजाल जो माउंटेन शाखा जो कश्मीर और जम्मू को है उसके फुट हिल्स पे है। और 47-48 में काफ़ी यहाँ पे लड़ाई हुई, तो फिर भी हमने हथियार लिया था। तो पुंछ की मुझे बहुत यादें हैं, 3 साल रहे हैं वहाँ। उसकी सबसे ज़्यादा मेरे को जो मैंने इंडिविजुअली जो मुझे टास्क मिला, मैं लेफ्टिनेंट ही था, अभी कैप्टन भी नहीं बना था। मेरे को मुझे टीम लीडर बना दिया गया एक पेट्रोल पार्टी का, इसका नाम था स्नो लेपर्ड उसका टीम का। और मेरे को दे दिए, मेरे साथ 3 ऑफिसर थे, एक मेडिकल ऑफिसर था, एक और ऑफिसर था, मेरे साथ BSF की टीम थी और आर्मी में कई और यूनिट्स की वो थी। हमें टास्क मिला कि आप पुंछ से गुलमर्ग जाओ पैदल, सर्दियों के टाइम पे जब 20-30 फुट बर्फ़ पड़ी होती है। ये बेसिकली ये था कि कोई हमारी पोस्ट पर जो है दुश्मन का कैप्चर ना हो या अपना एरिया देख लो उस तरीके, क्योंकि वहाँ रह नहीं सकते थे, हालात ऐसे थे। तो इसके लिए मेरे को एक टीम मिली और मैंने 15-20 दिन इस टीम की ट्रेनिंग कराई। मैंने एक जगह है सौजियाँ करके फुट हिल्स पे, वहाँ पे हमने एक्लिमेटाइजेशन किया हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए। और उसके बाद हमने जनवरी 1 या 2 जनवरी 1988 को मैंने ये अभियान शुरू किया। और जिस दिन हम निकले फाइनली चलने के लिए, पार करने के लिए, तो इतनी बर्फ़ कि कुछ नहीं नज़र आ रहा था और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इतनी बर्फ़ पड़ चुकी थी, कोई पुराना रास्ते भी सब ढक जाते हैं। और ऐसी हालत थी कि ये नहीं पता था हमें कि हम इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, और अगर कुछ हो गया तो मिलेंगे भी या नहीं लाइफ में। और कोई GPS नहीं होता था तब, कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं होता था, और जो हमारे रेडियो सेट जो उस टाइम पे थे उनकी रेंज नहीं थी कि हम कहीं बात कर सकें। सो पूरी की पूरी टोली और मैं टीम लीडर। तो बहुत, लेकिन मैं शुरू से थोड़ा रिस्क टेकर रहा हूँ। मैं कहा देखो यार, ये टास्क मिला, इसको करना ही करना है। हमने कहा चलते हैं, कोई बात नहीं, जो हमें डायरेक्शन ठीक लगा, जो भी नक्शे के हिसाब से हम उस पर चलते रहे। और इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ थी, इतनी बर्फ़ थी, और उसमें क्या होता है जब इतनी बड़ी पार्टी हो ना, तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है। जो आपकी स्पीड हो जाती है विद द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम। तो उसमें मेडिकल के लोग भी थे और सामान भी सारा का सारा हमने 5-6 दिन का अपने ऊपर लाद के चल रहे थे, राशन, पानी, स्लीपिंग बैग, ये वो। और जो हमारे पास सिविल के जो हमने हायर किए थे, वो कुछ ही किलोमीटर में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं जा सकते, हम वापस जाएंगे अपने घर, नहीं तो हमें धकेल दो, गोली मार दो, हम जा नहीं सकते। अब मेरे पास ये भी मुसीबत, उनका सामान भी हमने अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। फिर हम चलते रहे और मैंने हौसला देता रहा, मैं सबसे आगे मैं चला, पूरे टाइम सबसे आगे मैं चला कि सबसे ज़्यादा रिस्क मेरी है। तो टीम ने भी देखा कि ये यंग ऑफिसर हैं, अगर ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। तो एक पोस्ट है इंडिया की सबसे हाइट पे, उस पोस्ट पे हम पहुँचे। वहाँ हमें रस्से मिल गए चढ़ने के लिए, पुराने लगे हुए। तो रस्सों की मदद से हम उस पोस्ट पे पहुँचे। तो बहुत एक फ़ख्र महसूस हुआ कि यार चलो हम इंडिया में ही हैं और हम अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँच गए। लेकिन हम रात नहीं वहाँ काट सकते थे, इतनी ठंड थी। और ठंड में कमाल की बात क्या होती है ना, जब चलते हैं ठंड में पसीना आ जाता है, लेकिन कपड़े आपने पहने हुए क्योंकि हवा चल रही है, वो जैसे ही आप रुकते हो 5-10 मिनट के लिए, वो पसीना जो है ना आपके पीठ पे बर्फ़ की तरह जम जाता है। और फिर वो ऐसी ठंड लगती है आपकी जो मैं कहता हूँ आपकी हड्डियों में पहुँच जाती है। वो वही महसूस कर सकता है जो पहाड़ों में इस तरीके से रहा। वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है वो, कि अंदर पसीना है और ठंड लग रही है, बाहर आपने कपड़े पहने, कपड़े आप उतार नहीं सकते। तो हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने गुलमर्ग का रास्ता स्टार्ट किया कि अब गुलमर्ग पहुँचना हमने। पहली इंडियन पोस्ट कौन सी है? गुलमर्ग, कश्मीर में। तो जम्मू से, पुंछ से भी हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। चलते रहे, छाले पड़ गए पैरों में, लोग परेशान हो गए कि अब कब पोस्ट आएगी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, पूरा सफ़ेद चादर है चारों तरफ। फिर कुछ दूर से दूरबीन से हमने ना कुत्ते दौड़ते हुए नज़र आए,
तो मैंने कहा देखो ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये किसी ना किसी हमारी पोस्ट पर हमें लेके जाएंगे। तो जब कुत्ते हमें नज़र आए तो मुझे बहुत भरोसा हो गया कि हाँ अब आसपास कहीं ना कहीं हैबिटेशन है, लोग हैं या फौज है। तो फिर हमने उन कुत्तों को फॉलो किया और बहुत देर रात को हम एक हमारी पोस्ट है वहाँ, इंडिया की पोस्ट, उस पर पहुँचे। वो लोग भी हैरान हुए हमें देख के कि कमाल है, तुम पुंछ से यहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँचे? मैंने कहा बस पहुँच गए। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली, एक लीडरशिप का मौका मिला इंडिविजुअल इतने यंग रैंक पे। तो वो एक्सपीरियंस में, और वो जवान जो मेरे साथ थे वो भी कहते हैं कि हम सारी उम्र जो है इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई कैन से अबाउट माय डेज इन पुंछ। उसके बाद क्या हुआ ना, ये बहुत एक्साइटिंग 3 साल हमारे निकले इसमें पुंछ राजौरी में, और बहुत हमें मौका। उस टाइम पे कश्मीर का जो उग्रवाद था उसका स्टार्ट हमने देखा कि किस प्रकार से पहले दस्ते जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट के पकड़े जा चुके थे और कश्मीर में तब तक ऑलमोस्ट आग लग चुकी थी कि हाँ, पंजाब भी तब जल रहा था। और हम वहाँ से पहुँच गए गुरदासपुर जो है पंजाब में। वहाँ पहुँचे थे, आए थे हम कि चलो पीस में आए हैं, जो है ना थोड़ा, अब शादी भी हो गई थी कि बच्चों के साथ रहेंगे, एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ ही महीने में हमें आदेश मिल गया कि बॉर्डर पे पहुँच जाओ और अभी पंजाब का उग्रवाद देखो। तो हम यहाँ अमृतसर के पास एक जगह है अजनाला, वहाँ हम कुछ 5-6 महीने रहे और काफ़ी हमने देखा। रावी नदी के किनारे थे, किस प्रकार से स्मगलिंग होती है, हथियार कैसे आते हैं, बीएसएफ के साथ काम किया। तो वो भी बड़ा एक्साइटिंग फेज़ था। लेकिन कुछ दिन के बाद हमें मौका मिला पट्टी, तरन तारन, भिक्खीविंड वहाँ जाने का, बिल्कुल हरिके बांध के पास। और तब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मैं कंपनी कमांडर बन गया था, मैं मेजर बन गया था। तो मैं इंडिपेंडेंट, मुझे शौक भी था इंडिपेंडेंट कमांड करने का, तो मैं कंपनी कमांडर बन गया और मैं पट्टी में था। तो यहाँ जो है मैंने देखा कि जब कहीं पे उग्रवाद होता है तो कैसे पूरी कौम के अंदर कैसे एक दहशत हो जाती है, किस प्रकार का डर होता है, कैसे खौफ होता है। दिन में आराम से लोग घूमते थे, पुलिस भी आराम से घूमती थी, लेकिन जैसे ही सांझ ढलती थी जो है सत्ता बदल जाती थी। और जो खड़कू जिसको कहते हैं पंजाब में लोग भूल गए हैं उग्रवादियों को, उनका राज फिर रात को शुरू हो जाता था। तो हमने कहा इसको चेंज करना है। तो मेरी कंपनी में बहुत ही मैंने डायनामिक 2-3 छोटी टीम बनाई और हमने रात को निकलना शुरू किया और हमने अपने एरिया को डोमिनेट करना शुरू किया। लोगों को बहुत भरोसा दिया, मैंने बहुत लोगों को भरोसा दिया। मैंने कहा आप लोग सीखो, सबसे ब्रेव हमारी देश की क्या है, जनता का आप सबसे अहम हिस्सा, देश आपको देख के चलता है। आप अगर डर जाओगे इन लोगों से तो क्या होगा। तो काफ़ी हमारे हौसले को देख के लोगों में हौसला आया और वहाँ पे हमने 2-3 बहुत बढ़िया ऑपरेशन किए। एक तो हमने बब्बर खालसा का सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट जनरल था, उसको मारा हमने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल डेयरिंग ऑपरेशन के अंदर, खेतों के अंदर भाग के उसको भगा के हमने जो है ना बहुत ज़बरदस्त, पहली बार हमने इस प्रकार की पंजाब के अंदर फायरिंग देखी। तो फिर हमने इलेक्शन कराए। सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या, हमने इलेक्शन कराए पंजाब में। हमने मतलब लोगों को हौसला दिया। मतलब इलेक्शन का दिन मुझे अभी भी याद है, कोई घर से निकलने के तैयार नहीं, क्योंकि एक उन्होंने डिक्टेट दिया था लोगों को, एक अल्टीमेटम दिया था कि जो पहला वोट डालेगा उसका पूरा परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं अपनी गाड़ी में, मेरे एरिया में जो गाँव थे 50-60 गाँव में घूम रहा हूँ, कहते हैं सर आप बताओ कैसे डालें, वो तो ये है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने 2-2:30 बजे जो है लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और स्कूल में वोटिंग होती है, स्कूल में होता है। मैंने कहा ऐसा करो इकट्ठे जाओ तुम और मैं साथ में हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने कहा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में मेरे इलाके में मैंने घूम के लोगों को ये हौसला दिया कि देखो ये देश की डेमोक्रेसी का सवाल है। ये मेरा टास्क नहीं है एज ए फौजी, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन ये वोटिंग देश को और दुनिया को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे अभी भी याद है 9 या 10% पोलिंग हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग मेरे इलाके में हुई थी और ये लोग वेट कर रहे थे कि कोई हमें कहे। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस पंजाब का बहुत अच्छे से याद है। पट्टी के इलाके में, पट्टी के, हरिके, भिक्खीविंड, तरन तारन, वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और एम्पावरमेंट मिली कि देखो मतलब क्या क्या काम आप देश हित में कर सकते हो। और जब देश हित होता है ना सामने, फिर कुछ सोचना नहीं चाहिए। ऊपर से आदेश का कभी मैंने इंतज़ार नहीं किया कि अगर कंट्री के इंटरेस्ट में है फिर कर देना चाहिए काम, वो निर्भीक होके, बेबाक होके देखी जाएगी। मैं एक चीज़ मानता हूँ
कि अगर आप मेहनत से और सच्चे दिल से काम करो ना, आपको रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी मिलते हैं। और आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलते हैं। आपको कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मेहनत करो सच्चे मन से, सच्ची लगन से। तो जो काम मैं पुंछ में किया था, पंजाब में किया, प्लस यूनिट के भी मैं स्पोर्ट्स में हर जगह, मतलब कोई ऐसा गेम नहीं था जो मैंने फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, जो मैं यूनिट के लिए ऐसे लीडर नहीं खेल रहा था, ऐसे टीम कैप्टन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के। तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिला कि मेरा सिलेक्शन हुआ 1993 में यूनाइटेड नेशंस में जाने का। और ये बहुत बड़ी बात थी। उन दिनों में विदेश जाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। इनफैक्ट पूरे इंडियन आर्मी से सिर्फ 8 कैप्टन सेलेक्ट हुए थे, 8 कैप्टन्स वी वर सेलेक्टेड एंड थ्रू अ प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस। तो हमारे इंटरव्यू है आर्मी हेडक्वार्टर में, मेरा नाम आया। नाम आना ही हम तो बहुत इस चीज़ से खुश थे कि यार हमारा नाम कैसे आ गया। हम तो अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी समझते थे, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, उनका नहीं, ये आपकी परफॉर्मेंस है जो आपने अर्न किया इसको, तो आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दो। तो मैं इंटरव्यू में गया, वहाँ इंटरव्यू में ऐसे ही बात कर रहा जैसे आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा पता नहीं, या तो बिल्कुल ही सेलेक्ट कर लेंगे या बिल्कुल ही कहेंगे यार ये क्या है, यंग ऑफिसर ऐसे बात कर रहा है। तो मैंने पंजाब की बात बताई उनको, ये सब बातें, तो हैरान हो गए कि आपने सब किया। मैंने कहा हाँ सर किया। तो शाम को उन्होंने रिजल्ट दे दिया, बोलो भाई कैप्टन यश मोर सेलेक्टेड। तब तक मैं हवाई जहाज़ में भी नहीं बैठा था। मैं आई नेवर टेकन अ फ्लाइट इन माई लाइफ, इंटरनेशनल फ़्लाइट तो छोड़ो। तो हमारा सिलेक्शन हो गया। हम जून 93 में हम जो है इंडिया से फ्लाई करके गए पेरिस। 3 दिन पेरिस में रुके। सोचो आप दिल्ली से पेरिस पहुंच गए, तो मैंने कहा 3 दिन में ही हमें तो जन्नत देखने को मिल गई। फिर हम पहुंच गए मोज़ाम्बिक। मोज़ाम्बिक एक बहुत ही वॉर टोर्न कंट्री था, बहुत ही बुरी हालत थी, अथक गरीबी थी, और गवर्नमेंट और रिबेल फोर्सेस के भी, ये कोल्ड वॉर के ना बहुत जगह रशिया और अमेरिका ने जो दूसरी जगह जाके प्रॉक्सी वॉर किया ना, लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई। तो वहाँ पे ये रिबेल्स और गवर्नमेंट के बीच में वॉर था, उसके बीच में हमारी डिप्लॉयमेंट हुई और मैं फोर्स हेडक्वार्टर में था। मापुटो एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। मतलब हमारे शहर लगाओ तो बॉम्बे का मैं मुकाबला करता, बॉम्बे जैसा शहर था मापुटो। उसमें मैं 1 साल रहा और वहाँ काफ़ी देशों के साथ काम करने का मौका मिला। और इतना अच्छा काम किया हमने कि जब हम छोड़ रहे थे 1 साल के बाद, वो कहते नहीं आप लोग मत जाओ, आपको अभी हम एक्सटेंशन देते। हमने कहा नहीं, हमारी जगह कोई और इंडियन ऑफिसर आना चाहिए। हमने अपना काम कर लिया। तो वहाँ हमने अपने देश की गरिमा को बढ़ाया, देश की आर्मी के बारे में तब तक लोगों को बाहर इतना पता नहीं था, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही मानते थे और हमारी आर्मी को भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन वहाँ जब उन्होंने इंडियन आर्मी को देखा, इंडियन स्टाफ को देखा काम करते हुए, हमारी फिटनेस को देखा, हमारे जज्बे को देखा, हमारी सिंसेरिटी को देखा, और हमारे किस तरीके से हमारी भावना कैसी है, किस टाइप के लोग हैं हम, तो हमने आई थिंक हमारी यूएन के अंदर हमारी बड़ी इज्जत हुई हमारे देश की, हमारी आर्मी की। तो वहाँ इंडिया पहनना, कंधे पे फ्लैग लगाना यहाँ, और मतलब एक बहुत हर रोज़ प्राइड का दिन था वो। तो बहुत अच्छा लगा वो। आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का एक हाई पॉइंट है। उसके बाद खैर और बहुत मौके मिले, बट दिस वाज स्पेशल एज अ कैप्टन, यू नो, टू डू 1 ईयर। कश्मीर ना मेरे दिल के बहुत करीब है, पता नहीं क्या कारण है। मेरे 2-3 टेन्योर हुए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर में मुझे मौका मिला, फाइनली जो मौका मिला, जिस टेन्योर ने मेरी ज़िंदगी बदली और मैंने लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया। और बहुत मतलब मैं कहूँ मेरी पूरी मिलिट्री लाइफ का हाई पॉइंट जो रहा है वो था जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। मैं सीनियर मोस्ट मेजर था इंडियन आर्मी का। तब मेरी पोस्टिंग हुई 36 RR में, 36 राष्ट्रीय राइफल। ये गढ़वाल की यूनिट है, गढ़वाल राइफल्स, मेरी यूनिट नहीं है, मैं गार्ड्स का हूँ। ये गढ़वाल की यूनिट है और ये साउथ कश्मीर में जो अनंतनाग, खानाबल, ब्रिंग वैली, कोकरनाग, दक्षुम, ये बिल्कुल सबसे जो जहाँ कश्मीर ख़त्म होता है, पीर पंजाल, वही रेंज जो मैंने पुंछ से गुलमर्ग पार करी थी, ये दूसरे सेक्टर में हम आए, डोडा किश्तवाड़ के साथ। तो वहाँ पर जो है मेरी डिप्लॉयमेंट हुई 2001 में। और ये मैंने सोचा कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है, जबकि एक्चुअल कॉम्बैट अगर करना है, अगर एक्चुअल लड़ाई देखने का मौका है, उसके बाद हम सीनियर बन जाएंगे, तब शायद इतना क्लोज कांटेक्ट शायद नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहा। मैं गया वहाँ और मुझे भी याद है जून 2001 में मेरी डिप्लॉयमेंट हुई और मैं पहली बार अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिला
तो वो मेरा रिकॉर्ड देख के काफ़ी हैरान थे कि आप तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी, आप स्टाफ कॉलेज भी करके आ चुके हो, आप जो है ब्रिगेड में एक बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट से आए हो, आप फ़ॉरेन भी जा चुके हो, आप आरआर में कैसे आ गए? मैंने कहा सर मैं यहाँ आया हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ करने के लिए आया हूँ, और मेरी दिली भावना ये है कि या तो यहाँ से तिरंगे में लिपट के जाऊँगा या कुछ ना कुछ नाम कमा के जाऊँगा। ये वर्ड्स, और ये मैं सच में, मैं इतना मतलब मेरे अंदर एक इतनी ऐसी मोटिवेशन थी कि यहाँ ना कुछ नया करके जाना है, देखी जाएगी, रिस्क ले लेंगे, कोई बात नहीं। और तो ये स्टार्ट हुआ, मेरी एक जगह है कोकरनाग, बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट जगह वो, और मैंने ये भी कहा अपने सीईओ को कि सर सबसे दुर्गम जगह है, जहाँ पहाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत टफ इलाका है, और जहाँ आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, थोड़ी सी कमी कहीं मैं, मुझे वहाँ भेजो जहाँ आपको कुछ। तो मैंने कहा सर मेरी एज मत देखना, मैं तब 40 क्रॉस कर चुका था, आई वॉज ओवर 40 एंड 16-17 साल मेरी सर्विस थी, आई वॉज वेरी सीनियर, मैं सीईओ बनने वाला था, मतलब उस सीनियरिटी में बहुत कम लोग जाते हैं, उस सर्विस में तो आज लोग कमांड कर रहे हैं यूनिट्स। मैंने कहा मुझे वहाँ भेज दो, आप मेरी फिटनेस की परवाह मत करना। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैं 2-3 महीने बहुत मैंने धक्के खाए, मैं कह रहा हूँ हर रोज़ 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना उन पहाड़ियों में, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, AK-47 वहाँ आपका हथियार, सारा दिन, रात को भी साथ में सोते हैं, रात में भी आप अपने वेपन को अपने साथ रख के सोते हो, कि उन दिनों में बहुत ही सुइसाइडल अटैक होते थे, फिदाइन अटैक होते थे, लश्कर-ए-तोयबा वगैरह बहुत एक्टिव थे। तो वहाँ मैंने क्या किया, मैंने वहाँ ना एक बहुत ही डेयर डेविल दस्ता बनाया, उसके बारे में अभी काफ़ी आगे लिखा जाएगा, एक किताब भी आएगी और काफ़ी कहानियाँ लोगों को पता है आर्मी में, लेकिन अभी देश के परिप्रेक्ष्य में आई नहीं है। तो एक मैंने ऐसी टीम बनाई तो कि भाई हमने कुछ नया करना है वहाँ पे। और दूसरा मैंने क्या किया, मेरे मन में था कि ऐसा क्या कारण है कि लोग हमसे क्यों नाराज़ हैं, लोगों का दिल कैसे जीतना, हमने, ये हमारे लोग हैं। मैंने ना कभी भी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखा कि वो ड्रेस क्या पहनता है, वो इबादत कैसे करता है, वो खाना क्या खाता है, वो टोपी पहनता है या दाढ़ी है उसकी या टीका लगाता है। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ना ऐसे नहीं देखा, क्योंकि मेरी शुरू से जो ना इस टाइप की मेरी फीलिंग थी कि इंडियन इज़ एन इंडियन, इट डजंट मैटर कि आप पूजा पाठ कैसे करते हैं या किस प्रकार से आपकी सोच है। तो मैंने लोगों के साथ ना मैंने कहा कैसे मैं लोगों को अपने आप के उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र बन गया वहाँ, स्कूल टीचर। मैंने कहा यार मुझे ना कुरान चाहिए। वो हैरान, आप क्या करो कुरान का, आप तो हिंदू हैं। मैंने कहा नहीं वो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम तो सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं। तो मैंने एक कुरान मंगाई जिसका कि अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, बहुत अच्छा भी मेरे पास रखी है वो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, ये जानने के लिए कितनी हमारे को चीज़ें बताई जाती हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में, वो सब है या नहीं। तो मैं पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई ऐसी चीज़ उसमें मुझे ऐसी लगी नहीं खराब जो मेरे देश के मतलब हित में ना हो। फिर मैंने कहा कि ऐसा क्या कारण है कश्मीर में इस्लाम ऑलमोस्ट 99% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इससे पहले वहाँ बुद्धिज़्म था, उससे पहले हिंदू पुराने मंदिर हैं वहाँ पे। तो मैंने जो है हज़रत पैगंबर की जो है जीवनी को मैंने पढ़ा, और वो किताब मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई। वो किताब कि मैंने देखा इस शख्स में ऐसी क्या बात थी जो कि उन्होंने एक रिलीजन इस्टेब्लिश किया 1400 साल पहले, और वो रिलीजन दुनिया का जो अब सारी दुनिया में है। तो मैंने उनकी लाइफ पढ़ी, कुरान पढ़ी। फिर रमज़ान का महीना आया तो उसमें मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं भी चलो 1-2 दिन रोज़े रख के देखता हूँ। मुझे कम से कम महसूस तो होगा कि जो इंसान रोज़े रखता है गर्मी के मौसम में 14-15 घंटे का दिन होता है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, और रमज़ान सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, आप उस दौरान अपने आप को प्योर करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, कोई बुरा काम नहीं करते हो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो। असली जिहाद वो है जो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करते हो। तो मैंने रोज़ा रखा, 4-5 रोज़े रखे। मैंने जवानों को बोला कि अब मैंने रख लिया, आप भी एक रख के देखो, एक महसूस करो। और मेरा एक आर्टिकल है स्क्रोल मैगज़ीन में, बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, बहुत पॉपुलर, लोगों ने पढ़ा है, बहुत मुझे उसके बाद सराहा भी है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मुझे कभी मैंने किसी को प्लीज़ करने के लिए किया नहीं। तो फिर हमने लोगों को बुलाया अपने कैंप में, बच्चों को। मैंने वहाँ 15 अगस्त ऐसे नायाब ढंग से सेलिब्रेट किया, 26 जनवरी सेलिब्रेट करी, दिवाली वगैरह पे हमने लोगों को अपने कैंप में बुलाया।
और ईद पे हमने ऐसी ईद मनाई कि अभी भी लोग याद करते हैं, सर जब आप यहाँ थे तो हमने ऐसी ईद मनाई थी। तो उससे मुझे बहुत शक्ति मिली हमारे देश के सेकुलरिज्म पे, प्लूरलिज्म पे, और ख़ास तौर पे इंडियन आर्मी में जो ये हमें सिखाया जाता है कि ऑफिसर्स हैव नो रिलीजन, वी अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ आवर ट्रुप्स। मैंने ऐड कर दिया वी अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ द पीपल वी सर्व, कि हम कश्मीर में हैं तो हम इनकी बात करेंगे। तो फिर मैंने तकरीर भी करनी शुरू की लोगों के साथ कुरान पे और इस्लाम पे। लोग बहुत जुड़ गए, इतने लोग जुड़ गए कि उनका प्यार, उन्होंने जो इज़्ज़त मुझे दी, और उसके बाद उन्होंने कहा सर आप जो काम कर रहे हो, इतनी नेकी पे काम कर रहे हो, आपको कभी कुछ नहीं होगा। और मेरी वो टीम ने उस 2 साल के दौरान हमने 30-40 बहुत ही अव्वल दर्जे के मिलिटेंट्स को हमने ख़त्म किया, हमने एलिमिनेट किया, बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट्स को हमने अवेल, और मेरा एक भी जवान हमने नहीं खोया। इतने क्लोज ऑपरेशन हुए। इसका मतलब लोगों की दुआएं थी, हमारी नेकी थी, सच्चे मन से काम कर रहे थे। तो इससे मेरे को बहुत मेरी लाइफ का ये भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। कश्मीर में मेरा ये वाला टेन्योर, मेरी जर्नी जो है दूसरे धर्म के बारे में मैंने सीखा, जो कि हमारे देश में इतने लोग हैं। तो उसके बाद मैं काफ़ी लोगों को बताता रहता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, दूसरे समुदाय के लोगों से मिलजुल के बात करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। और यही देश की मेरे ख्याल हिंदुस्तान की जो है ना हस्ती, मैं कहता हूँ ना, तिरंगे से है और किसी चीज़ से नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ, ये एक एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छों में तो कहीं नहीं, मैं नालायक पार्टी में रहा स्कूल में, ठीक है, थ्रू आउट बैक बेंचर रहा। और मैथ्स मुझे कभी पसंद नहीं था, और 10वीं के बाद मैंने मैथ्स पढ़ा भी नहीं। और जो क्लासरूम टीचिंग है ना, वो मुझे कभी पसंद नहीं आई, कोई भी सब्जेक्ट की थी। बट मुझे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत शौक़ था, मुझे हिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा शौक़ था, ज्योग्राफी का थोड़ा शौक़ था, करंट अफेयर्स वगैरह का शौक़ था। तो स्कूल से ही ना मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में था। बट 10वीं में मेरे बहुत कम नंबर हैं, ठीक है, मेरे पास मुझे साइंस लेने का कोई चांस नहीं था, ना मैं लेना चाहता। मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट में 11th-12th किया, उसमें मेरी 2nd डिवीज़न बनी 12th में। लेकिन मैं ये क्लियर था कि अभी मैं कॉलेज जाऊंगा, और मैंने ग्रेजुएशन करी गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर कैंट से, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। बहुत ही नॉर्मल छोटा सा कॉलेज, और रूरल एरिया का कॉलेज है एकदम, फिरोजपुर तो बॉर्डर टाउन है, वहाँ से किया। लेकिन थ्रू आउट कॉलेज ऑल्सो मैंने कॉलेज के अंदर डिबेटिंग सोसाइटी शुरू करी, जबकि पंजाबी मीडियम कॉलेज है, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी मैंने स्टार्ट की। मैंने कॉलेज को पहली शील्ड जीत के दी उसकी। वहाँ हमने एक ड्रामेटिक्स में कॉलेज में हिस्सा लिया, हमने एक प्ले किया जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया वो प्ले, और मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे प्रॉमिसिंग एक्टर का मेरे को वो मिला। तो बीच में मेरे एक बार ये भी शुरू हो गया, यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चलते हैं फौज में क्या करना है। तो ये ख्याल आया। फिर एक बार ये भी आया कि मेरा करंट अफेयर्स इतना अच्छा है, मेरी पकड़ इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी है, देश की पॉलिटिक्स को, समाज को मैं समझता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, सारा कुछ मुझे इंटरस्टेट रिलेशंस के बारे में पता है, कि मैं क्यों ना तैयारी करूँ और UPSC क्रैक करूँ और IPS या IAS जाऊँ। बट वो कुछ दिन के लिए ये होते हैं ना समंजस, बट मेरा था आर्मी के लिए, तो मैंने फर्स्ट चांस में CDS क्लियर किया, सब कुछ फर्स्ट चांस मेरा SSB क्लियर हुआ, और SSB में भी ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से मैंने बात की हर एक उसमें टेस्ट में, तो आई क्लियर्ड माई फर्स्ट चांस। बट आर्मी में आने के बाद जो मेरा पढ़ने का है ना, वो चलता रहा, इसलिए मैंने फर्स्ट चांस में 1995 में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम पास किया। ये इंडियन आर्मी में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, मतलब एकदम आपकी प्रेस्टीज एकदम ऊपर पहुंच जाती है जैसे जिस दिन रिजल्ट आता है कि भाई स्टाफ कॉलेज पास हो गया। और मेरा फर्स्ट चांस में मैंने क्लियर किया। तो मैं वेलिंगटन गया। वेलिंगटन बहुत खूबसूरत जगह है, एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज है, बाहर से बहुत ऑफिसर्स पढ़ने आते हैं हमारे कॉलेज के अंदर। तो वहाँ मैं MSc में भी एनरोल हुआ फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। तो मैंने MSc करी वहाँ मोर देन 75% मार्क्स के साथ। इससे मुझे और ये हुआ कि यार हम BA थे, MSc हो गई। फिर कश्मीर के टेन्योर के बाद मेरा इंटरव्यू आ गया टू अटेंड सेकंड स्टाफ कॉलेज। बहुत कम इंडियन आर्मी में ऑफिसर होंगे, 1% भी होंगे, आधा % भी होंगे जिन्होंने 2 स्टाफ कॉलेज किए, एक इंडिया में एक विदेश में। तो मुझे नॉमिनेट किया। मैंने कहा मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था, आई वॉज कर्नल। तो बोले नहीं, क्योंकि वहाँ
ये सबसे प्रेस्टीजियस स्टाफ कॉलेज है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ आपका मुकाबला पाकिस्तानी और चाइनीज़ ऑफिसर्स के साथ होगा। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में यही बातें हुई तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं विद फैमिली कश्मीर से मैं ढाका पहुँच गया, और ढाका में बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक साल रहा। लोगों का मैंने देखा कि कितनी वार्मथ है बांग्लादेशी लोगों, बहुत अच्छे लोग। और वो जगह गया जहाँ 71 की लड़ाइयाँ हुई थी, जहाँ मेरी यूनिट लड़ी थी, मेरी फैमिली के लोग लड़े थे, वहाँ सब जगह मैं गया देखने के लिए। पूरा देश घूमा मैं वहाँ पे। वहाँ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि बहुत मीडिया में पॉपुलर हुआ, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है वो आर्टिकल, 2 माइल रन इन ढाका। एक 2 माइल रन हुआ जिसमें विदेशी ऑफिसर्स में मैं अकेला दौड़ने गया, और मैं बहुत सीनियर था, और मेरे से जो लोकल ऑफिसर्स थे वो 8-9 साल मेरे जूनियर थे। उस 3.25 किलोमीटर की रेस में मैं फर्स्ट आया। तो सब हैरान हो गए कि इंडिया का कर्नल और हमारे मेजर और कैप्टनों से आ गया है। बट वो कोई बात नहीं थी, उनको पता था ये फिट है। चोट जाके लगी पाकिस्तानी ऑफिसर्स को कि हम तो उठे भी नहीं सुबह, और ये दौड़ के भी आ गया, इंडिया का कर्नल है ये। तो उस पर मैंने एक छोटा सा जो है वो लिखा है, वो आर्टिकल आपको दूंगा, आप देख लेना उसको या डाउनलोड कर लेना, बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं उसको इंस्पिरेशन के लिए। तो वहाँ मैंने मास्टर्स किया, सेकंड मास्टर्स इन डिफेंस स्टडीज़ फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ढाका, बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। उसमें मेरे को जो है बेस्ट स्टूडेंट मिला उसमें, और मेरी जो डिसर्टेशन थी वो थी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन वॉर, कि लड़ाई जीतने के लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, इंसर्जेंसी की लड़ाई हो या चाइना से या पाकिस्तान से, आपको अनकन्वेंशनल अनप्रेडिक्टेबल कुछ नया करना है। इसलिए मैं कहता हूँ द बिगेस्ट वेपन ए सोल्जर कैरीज इज़ नॉट हिज पर्सनल वेपन, हिज माइंड। सो आई रियलाइज्ड ऑल माई लाइफ कि अ लीडर हैज़ टू बी इंटेलिजेंट, ही हैज़ टू बी शार्प। उसको हमेशा नया सोचना है, तभी वो लड़ाई के उसमें कोई नई चीज़, नई तरकीब निकाल के आ सकता है। उस पर मैंने अपनी डिसर्टेशन लिखी जिसको बहुत सराहा गया, वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसमें मुझे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब मिला। वहाँ देश का हमने बहुत नाम रोशन, इतना नाम रोशन किया कि जहाँ जाते थे सबसे पहले स्वागत कहते भारत के कहाँ हैं, भारत कहते हैं हमें वहाँ, भारत के कर्नल साहब का है। तो ये भी पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगता था कि इनकी जो कि वो मुस्लिम हैं, वो जो शो करते हैं कि हम तो इस्लाम के उस पे हैं और अपने आप को बहुत, लेकिन मैंने देखा इंसान एक दूसरे को प्यार करता है, एक दूसरे की काबिलियत के बेस पे। तो वहाँ हमें बहुत लोगों ने सराहा, बहुत प्यार मिला, बहुत देश का नाम हमने ढाका में अपना ये तिरंगे का नाम ऊँचा किया हुआ। तो उसके बाद मुझे शौक़ हो गया कि चलो अभी मैं क्यों ना आगे एमफिल कर लूँ। तो फिर मैंने 2009 में मैंने हायर कमांड कोर्स किया वहाँ पे। फिर मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी खुली कि आप जी एमफिल कर सकते हो 1.5 साल की, तो उसमें रिसर्च किया, फिर एमफिल की। एमफिल से मुझे बहुत हौसला मिला। मेरे जो गाइड थे उन्होंने कहा सर आप पीएचडी क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं और पीएचडी? कहता हाँ आप तो इतना अच्छा काम है आपका, लिखाई पढ़ाई रिसर्च सारा जानते हो। फिर 2018-19 में मैं फाइनली पीएचडी में मुझे एडमिशन मिल गया एज ए रेगुलर स्टूडेंट। तो मैंने 4 साल की पीएचडी करी और इसी साल मेरी पीएचडी ख़त्म हुई इंडियाज़ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन में, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से पीएचडी है। और मुझे ये बताया गया कि ये पीएचडी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इसको 90% मार्क्स दिए। तो आई एम पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एम्बिशन था, इसमें फ़ौज का कोई वो नहीं है, ना कि इससे कोई मुझे वो है, बट अभी मुझे अच्छा लगता है मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। तो देखो आर्ट्स के ग्रेजुएट क्लास में सबसे पीछे रहने वाले, लेकिन निरंतर चलते चलते हम जो है यहाँ तक पहुँच गए। ये अच्छा लगता है, पर्सनल एक एम्बिशन होता है पढ़ाई करने में। अब क्या ना फ़ौज ने रिटायर कर दिया, ठीक है, हमारा क्या रिटायरमेंट एज के हिसाब से होता है, रैंक के हिसाब से होता है। तो मुझे ये बहुत है कि चलो हम जनरल रैंक तक पहुँचे आर्मी में, और मैं ज़्यादा एम्बिशियस कभी रैंक के पीछे था नहीं कभी, और ना अवार्ड्स के पीछे था। बस मैंने कहा कि एक अपनी छाप छोड़नी है, तो जवानों में, यंग ऑफिसर्स में मेंटरिंग करनी है। और अपने गांव से भी मैं अटैच हूँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी बहुत बच्चों को मैं जाता रहता हूँ। देहात के बच्चों को मोटिवेट करना मेरा एक लाइफ लॉन्ग मिशन है। तो मैंने सोचा मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँ। एक तो ऑप्शन था पीएचडी है, एमफिल है, इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है,
आर्मी का इतना अच्छा रेपुटेशन है, रिकॉर्ड है कि मैं कोई डेपुटेशन ले लूँ गवर्नमेंट के साथ, किसी संस्थान को हेड करूं या कहीं वाइस चांसलर बनने के लिए कहीं चक्कर लगाऊं किसी के कि भाई मुझे आप किसी यूनिवर्सिटी में ले लो, ये सब मैं सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। कोविड चल ही रहा था, कोविड ने हेल्प किया इस चीज़ में, तो मैं इंस्टाग्राम पे एग्रेसिवली आया। और पहले था इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाल दिए लद्दाख लुद्दाख के, फेसबुक वगैरह में, बस दैट्स अबाउट ऑल। तो मैं इंस्टाग्राम पे आया। आज इंस्टाग्राम में 20,000 करीब मेरे फॉलोअर्स हैं। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया मई में, जब मैं कोविड से ग्रस्त यहाँ इसी कमरे में 15 दिन अकेले लेटा हुआ था। तब मैंने सोचा, यश क्या कर रहे हो तुम अपनी इस लाइफ के साथ। तो तब जो है मैंने यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च किया लीडरशिप को मन में रख के। और पहले मेरे 10 वीडियो 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर यही शूट किया अपने नॉर्मल कैमरा के साथ। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, उससे इतना रिस्पांस मिला, यूट्यूब चल पड़ा। आज 22,000 से ऊपर क्रॉस कर लिया हमने। 100 दिन के अंदर अंदर हमारी व्यूवरशिप इतनी हो गई है। फिर मुझे अनअकैडमी ने कांटेक्ट किया, बोले सर हमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आप में पैशन बहुत है, आप बातें नौजवानों की करते, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। मैंने कहा मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी का क्या करोगे, आपको तो यंग लोग लेने चाहिए। कहते नहीं आप यंग से ज़्यादा यंग। तो फिर मैं अभी अनअकैडमी के डिफेंस चैनल से जुड़ गया हूँ, जहाँ पर कि मैं SSB के लिए लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्लास लेता हूँ, मैं करंट अफेयर्स पे क्लास लेता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अफसर बनना चाहते हैं देश की आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आप UPSC क्रैक करके सिविल सर्विसेज में किसी भी रैंक में आना चाहते हैं, IAS से लेके जो है नंबर 2 में कहीं भी आना चाहते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, अपने व्यक्तित्व को निखारो। जो आपके दिमाग में बैगेज आप लेके चल रहे हो सदियों का, वो उसको डिलीट करो। मैं हमेशा कहता हूँ लर्न, अनलर्न, रीलर्न, डिलीट एंड ऐड। तो फिर उसमें जो है मैं इस टाइप की मेरी फिर उसमें मैं बड़े बड़े लोगों को लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। बड़े मीन्स नॉट कोई पॉलिटिकल, बड़े जिन्होंने देश के लिए काम किया, अवार्ड विनर्स हैं। मैंने विक्रम बत्रा के भाई के साथ शूट किया, क्योंकि मैं विक्रम बत्रा को मैंने सारी देखा हुआ था उसने क्या काम किया। इसके भाई मैं सोनम वांगचुक को लेके आया महावीर चक्र। मैं मेजर आचार्य की बेटी को अपने चैनल पे लेके आया, जो कि माँ के पेट में थी जब मेजर आचार्य ने अपनी जान की आहुति दी कारगिल की लड़ाई में। तो ऐसे लोगों, अभी मैं और बहुत से लोगों को लेने वाला हूँ, ये बताने के लिए। मैसेज क्या है इसमें, ये नहीं कि हम कुछ बड़ा हाईलाइट करना है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये ऑर्डिनरी बच्चे थे, ये सब के सब बहुत ऑर्डिनरी परिवारों से थे। मैसेज ये है कि आप देहात के हो तो सोचो मत कि कोई ख़राब है। आपके बाप अगर फार्मर हैं, दुकानदार हैं, सिपाही हैं, स्कूल टीचर हैं, चौकीदार हैं, माँ अगर आपकी कोई छोटा मोटा काम करती है, कोई बुरा फील करे, होता आपको संस्कार उन्होंने बहुत अच्छे दिए। और ये एक हमारे देश में ये मैं लाना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को निखारोगे, पढ़ते रहोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, स्काई इज़ द लिमिट। इसलिए मेरा स्लोगन है माई सेकेंड इनिंग्स फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स, कि मैं आपकी पहली पारी में आपकी कोचिंग कर रहा हूँ। मैं भी आपका कोच हूँ, मेंटर हूँ, रहबर हूँ, गाइड हूँ, गुरु हूँ, जो मर्जी मान लो। मैं अपनी इनिंग्स अच्छी तरह खेल चुका हूँ फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, और सेकेंड इनिंग्स में मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, सेकेंड इनिंग्स में मुझे मज़ा आ रहा है ये रोल में। तो अभी मैं आर्मी ऑफिसर से एक अध्यापक के रोल में आ गया हूँ, अनअकैडमी पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और आप जैसे लोगों से के थ्रू ये इस पे जो है बातचीत कर रहा हूँ। तो ये मेरा ये मकसद है। और दूसरा मेरा मकसद है कि मैं इंटरफेथ हार्मनी में बहुत बिलीव करता हूँ। और जो आज व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो जहर देश के में घोला जा रहा है, ये इससे मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है। तो इसलिए मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज़ नॉट इज़राइल, इंडिया इज़ नॉट अफगानिस्तान, इंडिया इज़ नॉट चाइना, इंडिया इज़ नॉट US। प्लीज़ वहाँ से मत एग्जाम्पल हमारे को लेके आओ। इंडिया इज़ इंडिया। हमें अपनी मुसीबतों के हमें यहीं पे हल निकालने, और कोई भी देश पे विपदा है। मैंने 84 का हाल देखा जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, मैंने 87 में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे, मैंने लाशें जलती देखी, ठीक है, मैंने कश्मीर जलता देखा है, मैंने पंजाब जलता देखा है। तो मैंने देश को ऐसे ऐसे हालात में, अब भी अगर मैं धर्म की राजनीति को सपोर्ट करूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कोई कमी हमारे में। तो इसलिए हमारी राजनीति एक ही है कि देश कैसे जोड़ना है।
और 130 लोगों को कैसे जोड़ना, युवाओं को कैसे, मैं बड़े लोगों से, मैं पुराने लोगों से मैं बात करके ना अपना, वो पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे, उनकी धारणाएं, उनकी ना हार्ड डिस्क कभी बिल्कुल वो पत्थर की तरह लिखी गई हैं चीज़ें। तो मैं यंग लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि गेट आउट ऑफ दिस पैराडाइम एंड लुक एट इंडिया एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देश बहुत 5-10 हज़ार साल की हमारी इतिहास है। नानक हमारे हैं, बुल्ले शाह हमारे हैं, विवेकानंद हमारे हैं, रामकृष्ण परमहंस हमारे हैं। इनमें से किसने बोलो कोई बात की है, किसी कोई दुआ बताओ, कोई शब्द, कोई भजन बताओ जिसमें तोड़ने की बात हो, कोई किसी जाति के खिलाफ हो, ऊंच नीच की बात। जब हमारे पूर्वजों ने बात नहीं की तो आप क्यों ये बातें 47 की बातें लेके, मुगल साम्राज्य को लेके, अरे यार वो मतलब रीड हिस्ट्री फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ बट डोंट लेट हिस्ट्री स्पॉइल आवर प्रेजेंट। हमारे वर्तमान को देखो, नहीं तो 30-35-40 लाख लोग हैं 30 साल से कम। वी आर अ यंग कंट्री। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर नौकरियां नहीं देंगे, एक जज्बा नहीं पैदा करेंगे यूथ के अंदर। तो ये भी मेरा एक जो है पर्सनल मिशन है, इंटरफेथ हार्मनी, और लोगों को देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो मेरा आइडिया ऑफ इंडिया है। इसलिए आप मेरी वो यूट्यूब पे वीडियो है इंडिया एट 75, 50 मिनट की वीडियो मैंने बिना एडिट के रिकॉर्ड करी है। 1947 से लेके 2021 तक भारत की जर्नी क्या रही, हर माइलस्टोन मैंने टच किया है, अच्छा और बुरा। वो आप देखो, आपको पता लगेगा देश क्या था। हम अभी जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अब क्या महात्मा गांधी जी को हम कम समझ सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू को, या पटेल को, या बोस को, या भगत सिंह, सबके सब हमारे आइकॉन हैं। ये नहीं होता कि ये हमारे आइकॉन है, ये नहीं है, इनको वो करो। तो जो 4-4, 5-5 हज़ार दिन जेलों में रहे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हम ना पढ़ें क्या हो सकता। बहुत लोग हैं देश में, आपको पता नहीं है, जो कि फ़िटनेस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और वो फ़िटनेस से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, या तरीका है फिट होने का, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि माई प्रेटिगो इज़ अ चैनल, इज़ अ ग्रुप which is totally devoted to everything that concerns fitness। अगर आपने मोटिवेट होना है, इंस्पायर होना है, आप डिफेंस एस्पायरेंट हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो फॉलो मी। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। आज लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देश का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से है, मेजर जनरल यश मोर। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, और उसमें हर एक को मैं पर्सनली जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है मेजर जनरल यश मोर, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपके तकरीबन हर सवाल का जवाब देता हूँ। एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने माँ बाप को दिखाइए कि देखो ये जनरल साहब क्या बात करते हैं। आप बदलेंगे, घर बदलेगा, घर बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। यही हमारा मुद्दा है। सो जस्ट फॉलो मी एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।